नमस्कार दोस्तों, आपका यूनिक एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड जो लेसन था इलेक्टोरल प्रोसेस ए लेसन। इसका हमने दो पार्ट में विभाजन किया था। जैसे कि पहले पार्ट में हमने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बारे में स्टडी किया था और फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन के 5 पॉइंट्स स्टडी किए थे। तो पार्ट 2 मतलब अब हम आज ये पूरा लेसन कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे मेन पॉइंट्स लाऊंगा जो जिससे आपको हिस्ट्री एकदम इजी लगने लग जाए। पॉलिटिकल साइंस जो कि मैंने फर्स्ट लेसन के अपलोड करके रखे और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मतलब ये प्रोसेस कैसे होती है इलेक्शन की। तो पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब सब लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी एस्टेब्लिश होती है। मतलब अब हमारे समझ लो इंडिया में 125 करोड़ है पॉपुलेशन, तो उन सब के एस्टेब्लिश मतलब वो इंडिया के क्या उन सब का आधार कार्ड वगैरह वो फाइनल होता है। अगर उनके पास इंडिया का आधार कार्ड होगा तो वो वोट कर सकते हैं। सो सेकेंड है फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, मतलब कौन कौन वोट करेंगे उसकी लिस्ट तैयार होती है। थर्ड है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, मतलब वो वोटर लिस्ट फाइनल हो गई, फिर बाद में नॉमिनेशन फॉर्म जो कि पॉलिटिकल लीडर भरते हैं। उसके बाद में इलेक्शन कैंपेन, मतलब उसके बाद जब फॉर्म वगैरह सब आ जाता है फिर वो उनके प्रचार करते हैं वो। फिर उसके बाद में एक्चुअल वोटिंग, फिर प्रचार वगैरह सब करने के बाद एक्चुअल वोट होता है हमारे द्वारा। फिर उसके बाद मतलब हम वोट करते हैं। उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतलब वोट्स काउंट होते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्शंस का रिज़ल्ट लगने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन, मतलब इलेक्शन तो कंप्लीट हो गए लेकिन कोई दंगे फसाद हो कि वो देखना पड़ता है। तो आज हमें पहले ये स्टडी करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी रिस्ट्रक्चर कैसे, कितने सीट होते हैं। A total number of seat in Lok Sabha is 543. How are they member elected? लोक सभा के मेंबर हम इलेक्ट करके देते हैं। Every member represented one constituency. It means there are 543 constituency of Lok Sabha. Creating constituency is responsibility of Domination Commission of Election Commission. The Delimitation Commission does not come to any pressure while restructuring the constituencies. मतलब जब वो सबके फॉर्म देखते हैं कि अब ऐसा नहीं कि कोई भी आके खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, वो लॉ के तहत मतलब है क्या नहीं, मतलब इनेबल है क्या नहीं, वो इलेक्शन कमीशन चेक करता है। और इधर दिया वाइल द डिलिमिनेशन कमीशन डज नॉट कम एनी प्रेशर, मतलब उस पर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं रहता ना कि प्रधानमंत्री का ना किसका कि वो उस पर जाके प्रेशर डाल सकते हैं। उस पर सिर्फ राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है बस। अब व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, ये मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, तो मैं आपको इसके बारे में पहले बता दूं। कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि जब इलेक्शन होता है तब कोई तरीके से वायलेशन नहीं होना चाहिए रूल्स का। मतलब आप डेट के पहले प्रचार कर सकते हैं और पोस्टर लगा सकते हैं। अगर उसके बाद अगर किसने किया प्रचार वगैरह तो उसके सख्त कार्रवाई होगी। और इलेक्शन के टाइम पे कोई पैसे बांटेगा टाइम पे तो उसके तो कार्रवाई होगी। तो व्हाट इज़ कोड ऑफ कॉन्डक्ट? टू इंश्योर फ्री एंड फ्री इलेक्शन इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन हैज़ अडॉप्टेड सेवरल मेजर, मतलब हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए कुछ पॉलिसी एडॉप्ट की गई है। The code of content is one of the measure adopted by election commission, मतलब सबसे अच्छी पॉलिसी जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने एडॉप्ट की है। द कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर adopted by election commission. In the last few decades, the election commission has used its power to control malpractices during election, मतलब पिछले बहुत इलेक्शन के दौर इलेक्शन कमिश्नर ने मतलब
पावर यूज़ की है उसकी। अगर माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन मतलब अगर इलेक्शन के टाइम कोई धमका रहा कि तू जा और मेरे पार्टी को वोट कर, कोई पैसे बांट रहा, तो उस पे इलेक्शन कमिश्नर ये ले सकता है, पावर यूज़ कर सकता है। द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन द रूल्स दैट आर टू बी फॉलो बाय द गवर्नमेंट। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को रूल्स एक्सप्लेन करने होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब पॉलिटिकल पार्टी और वोटर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी पहले जिस जो तारीख दी है उसके पहले वो प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद कर नहीं सकते। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल ड्यू टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन लास्ट फ्यू इलेक्शन द कॉमन वोटर हैज बिकम कॉन्फिडेंट। मतलब अब कोई इंसान क्या करता है कि जा तुम मेरे पार्टी को वोट कर, मतलब ऐसा उस पर दबाव डाला जाता है, नहीं तो उसको पैसे खिलाए जाते हैं। तो ये ना होने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश किया जाता है और इस कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमारे मतलब लोग वो सुरक्षित है और अच्छे से इलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक संस्था जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म की है कि कुछ मतलब मिसयूज़ ना हो पाए इलेक्शन का। तो अब आगे हम सीखेंगे चैलेंजेस इन कंस्ट्रक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब अब चैलेंज क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ जाए तो लाइन में लगो और वोट कर दो, कुछ ना कुछ चैलेंज होंगे क्योंकि इलेक्शन है और हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो चैलेंज तो फेस हो गए भाई हमारे कंट्री में। और एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसा इम्पॉसिबल है इफ़ वी टेक इन टू अकाउंट द साइज ऑफ योर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर। देखो मैंने आपको बताया कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम अ ट्रूली challenge task. The election commission has to work in accordance with law while dealing with these challenges. Some of the challenges are mentioned below. मतलब ये जो रूल है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, मतलब इलेक्शन कमीशन, देखो इलेक्शन के कोई रूल गवर्नमेंट नहीं बनाती, वो इलेक्शन कमिश्नर बनाता है। अगर गवर्नमेंट बनाएंगे तो हमको इलेक्ट तो गवर्नमेंट को ही करना है, तो उसके पक्ष में ही निर्णय बनाएगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने वो रूल बनाए। तो क्या चैलेंज क्या फेस करते हैं इतने सब सिक्योरिटी होने के बाद। तो पहला पॉइंट है मिसयूज ऑफ मनी टेक प्लेस टू ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन हैज टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप मिसयूज ऑफ मनी। अब सबसे बड़ा हमारे इसके सामने क्वेश्चन है कि मिसयूज ऑफ मनी, मतलब लोग मनी का यूज़ अच्छे काम में नहीं करते, वोट खरीदने के लिए करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो इलेक्शन कमिश्नर उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। तो ये सबसे बड़ी ये धोखा। सेकेंड है अब फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकेंड पॉइंट है मेनी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ गिवन टिकट टू कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। मतलब ऐसा कोई पार्टी करती है एक ऐसे क्रिमिनल, उसके आइडिया अगर क्रिमिनल जैसे उसको भी पार्टी ये दे देती है टिकट। द रिजल्ट नॉट ओनली इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी बट इलेक्शन कमीशन also faces problem in ensuring the election are conduct in free environment। मतलब क्रिमिनलाइजेशन पॉलिसी मतलब गुंडा, तो गुंडे को अगर टिकट दिया हमने तो वो कुछ हलचल मचाएंगा तो फ्री इन्वायरमेंट नहीं हो पाएगा हमारा, इसका फ्री इन्वायरमेंट नहीं हो सकेंगे इलेक्शन का। अब ये पॉइंट है पहले दो पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट है another major challenge is violence during election. The extent of violence has increased significantly during election. All political parties should help the election commissioner to control this violence। मतलब वो violence मतलब आवाज़ शोर शराबा कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर, मतलब पार्टी के जो लोग हैं वो ये सब करते हैं अगर कुछ हुआ तो। इसलिए दोनों पार्टी के कैंडिडेट को ऐसा सूचित किया जाता है कि आप ये न होने दें क्योंकि आपकी पार्टी है आपका सुनेगी, इसलिए उनको ये करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है। अब ये 4 पॉइंट हो गए। तो 5th पॉइंट है टू रिटेन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज लीडर गिव इलेक्शन टिकट टू देयर ओन रिलेटिव। दिस प्रैक्टिस क्रिएट अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिसीज। अब बहुत बार क्या होता है
फैमिली में दो भाई होते हैं, एक दूसरे के ये हो जाते हैं अपोजिट। अगर अगर एक को नहीं मिला दूसरा दूसरे पार्टी में चला जाता है। सो जिस फैमिली में फूट गिर जाती है, मोनोपोली हो जाती है। वो पेज थोड़ा ऊपर चला गया था। टू रिटेल अकाउंट यह हो गया था हमारा फैमिली में फूट पड़ जाती है और फिर फैमिली के झगड़ों के वजह से मोनोपोली हो जाती है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट और मतलब इलेक्शन के टाइम पे चैलेंज क्या फेस होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म मतलब क्या? इलेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब इलेक्शन है कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हर 5 साल के बाद होती है। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन इलेक्शन, मतलब हमारा फ्यूचर इलेक्शन पे डिपेंड करता है। इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम अ रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट इम्प्रूव्ड, मतलब इलेक्शन प्रोसेस अच्छा होगा अगर इलेक्शन इम्प्रूव हुआ तो। सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो, व्हाट इफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, मतलब कुछ रिफॉर्म्स इधर शो किए गए हैं, मतलब इलेक्शन में ऐसा होना चाहिए, इसे कुछ लोगों का मानना है। अब 1 2 3 4 मेन पॉइंट से इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, 1 2 3 4। सो मैं आपको ये 4 पॉइंट बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, द political party should give 50% candidature to women candidate and try to ensure that they get elected, मतलब हमें 50% कैंडिडेट वुमन को देना चाहिए, क्योंकि मेन और वुमन आर इक्वल, इसलिए 50% देना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए दे गेट इलेक्टेड, मतलब वो जीत सके, ऐसा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो तो 50% वुमन को कैंडिडेट देना चाहिए, यह पॉइंट बराबर है। सेकेंड है पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेट टू कैंडिडेट हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड, दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, उसके ऊपर अगर मतलब ऐसा नहीं कि उसको केस किया और उस पर किसने केस किया और उसके ऊपर ये चालू है मुकदमा तो खड़ा नहीं रह सकता, ऐसा नहीं। वो केस मतलब सिद्ध हुआ और ऐसा समझ में आए क्रिमिनल इसने क्राइम किया, तो उस कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये एकदम करेक्ट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस टू इंश्योर पॉलिटिकल पार्टी नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ ड्यूरिंग इलेक्शन कैन बी स्टॉप, मतलब गवर्नमेंट को खर्चा थोड़े ध्यान से करना चाहिए, ज़्यादा करना नहीं चाहिए, और मिसयूज ऑफ मनी भी नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन रुकाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट शुड बी amend so the candidate having criminal background will not able to participate in election, मतलब एक एक्ट फॉर्म किया गया है, उसको अगर मतलब किसी को इलेक्शन किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड हुआ तो उस एक्ट के तहत वो इलेक्शन में खड़ा हो नहीं सकता। अब नीचे दिया है जर्नी फ्रॉम बुलेट बॉक्स टू EWM मशीन, तो ये मैं आपको सबको शॉर्ट में बता देता हूँ। अब पहले ऐसा हुआ करता था, एक शाई थी और उस शाई पे अंगूठा मार के कागज़ पर लगा के पार्टी का नाम लिख के वोट करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब नोटा दिव्यांगना टू वोट, अब ये यूज किया जाता है इलेक्शन होने के लिए। और मैं आपको बता दूं इलेक्शन के वोट सिर्फ मशीन काउंट नहीं करती है, क्योंकि मशीन हो सकती है, उससे भी कोई गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि मशीन ये तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती है, मशीन से भी कोई गलती हो सकती है, इसलिए वो वैसे नहीं करते, मशीन से भी काउंट करते हैं और ख़ुद भी काउंट करते हैं। और जब काउंट करते हैं तब इलेक्ट्रिक पार्टी जो होती है उसके कैंडिडेट्स सामने रहते हैं और वो उनको दिखाते हैं, देखो आपको इतने इतने वोट्स मिले, मतलब फिर बाद में कोई ये ना बोले कि ये मशीन फ्रॉड है ऐसा वगैरह। तो ये 3 जो पॉइंट है अगले पेज पे है, प्लीज़ अंडरस्टैंड में जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन। अब आपको ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इलेक्शन, तो आपको बहुत इस बॉक्स पे से
बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पूरा बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पहला बताऊंगा जनरल इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। मतलब जो इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता है उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन, कि वो चालू है, मतलब इसमें कोई अड़चन नहीं आती। अब मिड टर्म इलेक्शन मतलब क्या है? इफ इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेज मेजोरिटी बिफोर कंप्लीटिंग एट टर्म इन पार्लियामेंट और इफ parties of a coalition government withdraw their support resulting in loss of majority support for government, and if no alternative government is possible then election are held before completion of the term, they are called mid term election। अब ये पॉइंट समझने लायक है। अगर समझ लो मोदी को 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया गया है, अगर इधर मोदी के पार्टी के मेजोरिटी है, मतलब ये वो मेजोरिटी है और वो टूट नहीं सकती, और अगर समझ लो मेजोरिटी बनाने के लिए 300 सीट चाहिए और मोदी के पास सिर्फ 295 है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, चाहिए 300 सीट और मोदी के पास सिर्फ 295 है, और अगर फिर ये बनाने के लिए पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लिए 5 सीट चाहिए, और समझ लो मोदी गए ममता बनर्जी के पास और उनके सरकार के पास 10 सीट हुए, और उसमें से 10 के 10 अगर इधर चले गए तो मेजोरिटी विन, मतलब 305 हो गए और मेजोरिटी को वोट मिल गया। तो अगर अंदर कुछ हुआ और 305 सीट से मेजोरिटी मिली और 2 साल के बाद 2 इयर्स आफ्टर 2 साल के बाद अगर ममता बनर्जी को लगा कि ये कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे, ममता बनर्जी को लगा कुछ काम नहीं कर रहे, तो वो 305 में से अपने अपने 10 सीट पार्टी को बोल के निकाल लेंगी। तो फिर कितने सीट हुए? 295, और चाहिए कितने? 300। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 300 चाहिए 295, मतलब 5 सीट कम है, तो उस पार्टी ने उसकी मेजोरिटी लूज कर दी। तो आप ऐसे बोलते राज्यपाल, आप 10-20 दिन में अगर सत्ता बैठा अगर नहीं बिठाई तो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। मतलब जनरल इलेक्शन मतलब वो चालू है हर 5 साल के बाद, वैसे मिड टर्म इलेक्शन मतलब अंदर अगर पार्टी लूज कर गई मेजोरिटी, तो वैसे हुआ था वाजपेयी सरकार के बाद। वाजपेयी सरकार को पार्टिंबा दिया था जयललिता और एक थी ममता बनर्जी, हाँ, तो उन दोनों ने ये निकाल लिया था सपोर्ट। तो वाजपेयी सरकार डबल इलेक्शन और एक सीट से हार गई, तो इसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। और बाई इलेक्शन क्या होता है? इफ़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, विधानसभा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइन और ड्यू टू हिज और हर डेथ हिज सीट बिकम वैकेंट, द इलेक्शन आर हेल्ड टू वैकेंट सीट इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन मतलब क्या? अगर समझ लो कोई इलेक्ट करके आया है और उसकी अगर डेथ हो जाती है और नहीं तो रिज़ाइन करता है, तो वो सीट के लिए डबल इलेक्शन होते हैं। तो मैं ये 3 पॉइंट आपको फिर से बताता हूँ। जनरल इलेक्शन मतलब जो 5 साल के बाद आते हैं वो, और मिड टर्म इलेक्शन मतलब इफ़ पार्टी लूज मेजोरिटी, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया, पार्टी ने अंदर 5 साल कंप्लीट करने के पहले मेजोरिटी लूज कर दी तो डबल इलेक्शन हो गया। और बाई इलेक्शन मतलब अगर ये हुआ उसका डेथ हो गई कैंडिडेट की, तो बाई इलेक्शन लिए जाते हैं। ऐसे हमारे 3 इलेक्शन के टाइप्स थे, हमारे ऐसे 3 पॉइंट्स थे। आपको पूछा जा सकता है राइट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, तो आपको 3 जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, ये अपने मन से भी लिखा तो चलेगा। तो ऐसा हमारे ये जो सेकेंड चैप्टर था इलेक्टोरल प्रोसेस, उसका हमने दो भाग में विभाजन किया था। एक था इलेक्शन कमीशन के पहले वीडियो में हमने देखा था 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमने किया था। आज हमने सीखा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मिसयूज मतलब कैसे मिसयूज करते हैं और स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए, और ये टाइप्स ऑफ इलेक्शन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और याद रखिए मैंने फर्स्ट लेसन के 3 वीडियो बना के रखे,
वो आप चेक कर लेना। और उसमें मैंने बाद में एकदम बढ़िया तरीके से आपको मेन पॉइंट्स भी लिख के दिए, वैसे मैं सेकेंड लेसन के भी कर दूंगा पॉइंट्स, तो आप ये देख लेना। और प्लीज़ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।